ये भारत की धरोहर है, भारत की संपत्ति। मैं थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा था क्योंकि इतनी सुंदरता नष्ट होने जा रही है। मैं सोच रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका अनुभव करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि लोग समझते हैं, और निश्चित तौर पर सरकार भी नहीं समझती। एक बार ये खत्म हो गया तो इसे वापस नहीं लाया जा सकेगा। कुछ आदिवासी लोग मुझसे मिलने आए और उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाएं और देखें कि वहां क्या हो रहा है। जो पर्यावरणीय नुकसान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हो रहा है। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि जब कोई मुझसे कहता है कि आइए और खुद देखिए क्या हो रहा है, तो मैं हमेशा अपनी आंखों से सच्चाई देखना पसंद करता हूं। तो इस यात्रा में हम अंडमान और निकोबार गए। हमने अंडमान में एक दिन बिताया। अंडमान द्वीप में हम स्कूटर पर घूमने निकले। हम वहां के स्थानीय लोगों से मिले, हमने उनसे बात की। हम वहां पर्यटकों से भी मिले, हमने उनके साथ भी बातचीत की। हम 100% इस बात से सहमत हैं कि अंडमान द्वीपों में पर्यावरण संतुलित पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। फिर मैं निकोबार द्वीपों में गया और इसे समझने के लिए हम INS बाज पर उतरे और उन्होंने कहा कि अब हम इस परियोजना की जगह पर जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप 40 मिनट तक लगातार गाड़ी चला रहे हैं दुनिया के सबसे स्वच्छ और सुंदर जंगलों में। ये परियोजना इतनी बड़ी है जो सरकार बनाने जा रही है। अब इनकी योजना क्या है? योजना ये है कि आप हजारों लाखों पेड़ काटिए और उन्हें अवैध रूप से बाहर भेजिए और अरबों डॉलर कमाइए, और उस पैसे से होटल बनाइए, कैसीनो बनाइए और अपना रियल एस्टेट का खेल खेलिए। ये चल रहा है वहां 161 वर्ग किलोमीटर। इसे ऐसे समझिए, ये नई दिल्ली से 4 गुना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है? और वो इस परियोजना को देश के सबसे स्वच्छ और संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र में बना रहे हैं। और वो उन लोगों से जमीन छीन रहे हैं जिन्हें वहां बसाया गया था, और वो आदिवासियों से भी जमीन छीन रहे हैं। जैसे INS बाज, जो कि भारतीय नौसेना का बेस है, जिसे कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, पिछले 5 वर्षों से वो विस्तार की मांग कर रहा है। अगर आप कोई तर्क देना चाहते हैं, आप सैन्य तर्क देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप INS बाज का विस्तार कीजिए। इसे जितना बड़ा बनाना है बनाइए, ठीक है? और वैसे भी INS बाज के लिए वर्षा वनों को काटने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने खुद देखा है, क्योंकि INS बाज के आसपास काफी जमीन है जहां विस्तार किया जा सकता है। INS बाज वैसे भी तट पर मौजूद है। असल बात यह है कि वो मिस्टर अदानी की मदद करना चाहते हैं, और ये अपराधी लोग नौसेना और सेनाओं के पीछे छिपकर भारतीय जमीन हड़पना चाहते हैं। ये चल रहा है वहां पर। वो कह रहे हैं कि वो एक बंदरगाह, माल स्थानांतरण बंदरगाह बनाना चाहते हैं। लेकिन ये पूरी तरह बेकार तर्क है, क्योंकि वे पहले से ही केरला में एक पोर्ट बना रहे हैं जो कि मुख्य भूमि पर है। तो ये उनका पहला झूठ है। अब दूसरी बात, कृपया मुझे समझाइए कि होटल और आराम गृहों का देश की रक्षा से क्या संबंध है? इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? दूसरा झूठ जो वे बोल रहे हैं वो ये है कि इस जंगल में 1 हेक्टेयर में 145 पेड़ हैं, जो पूरी तरह झूठ है। इस जंगल में कुछ मीटर के अंदर ही 145 पेड़ मिल जाते हैं, ना कि कुछ हेक्टेयर में। समस्या ये है कि आप 1.5 करोड़ पेड़ काटना चाहते हैं, जिनमें से हर एक की कीमत लगभग 3 लाख रुपए है, और उससे अपना रियल एस्टेट का खेल चलाना चाहते हैं। ये असली समस्या है।
तो मुझे ये बकवास मत बताइए कि ये भारत की रक्षा के लिए है। हर बीजेपी कार्यकर्ता जो ये बात फैला रहा है, मिस्टर अडानी उनके हितों और भारत के प्रधानमंत्री से उनके संबंधों को बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं फिर से दोहराता हूं, अगर आप सबसे अच्छी रक्षा सुविधा बनाना चाहते हैं तो आईएनएस बाज पिछले 5 वर्षों से विस्तार की मांग कर रहा है। उन्हें विस्तार का पूरा अधिकार दीजिए, उन्हें जितना चाहें विस्तार करने दीजिए। इसके लिए किसी भी वर्षावन को नष्ट करने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें बेहतरीन उपकरण दे सकते हैं, उनके बेस को जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। हम आपका एक 100% समर्थन करेंगे। हम नहीं चाहते कि मिस्टर अडानी निकोबार द्वीप पर भी कब्जा जमाए। वहां 2 समुदाय रहते हैं। पहला आदिवासी समुदाय जो इस भूमि के मूल निवासी हैं और पीढ़ियों से यहां रहते हैं, और दूसरा बसाए गए लोग। ये भारतीय रक्षा बलों के पूर्व सैनिक हैं जिन्हें भारत सरकार ने वहां भेजा था ताकि इन द्वीपों पर भारतीय उपस्थिति बनी रहे। अब उनकी जमीन बिना उचित मुआवजे के छीनी जा रही। फादर क्या करते थे? फादर आर्मी में था, अच्छा। फौज में। तो वहाँ से हम सेटलमेंट होके यहाँ हमको लाया गया। आज यहाँ पर इस तरह हाल में है, क्या कर सकता है? तो Okay. बताइए क्या करना है, यहाँ कैसे जिए? हम कोई मदद करते, ठीक है? जी। आप घबराइए। आदिवासियों के साथ चाल चली गई। वो गए और उनसे एनओसी पर हस्ताक्षर करा लिए। इन लोगों को यह भी नहीं पता था कि वो किस चीज पे हस्ताक्षर कर रहे हैं, और उनसे जबरन उनकी अपनी जमीन छीन ली गई बिना उनसे सही तरीके से पूछे, बिना फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की प्रक्रिया अपनाए। हमें बताया गया कि एफआरए का इस्तेमाल नहीं बल्कि दुरुपयोग किया गया। एफआरए बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि ग्राम सभाओं की बैठकें और प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए। दूसरी बात, जो बैठकें कराई गई वो लक्ष्मी नगर, शास्त्री नगर और अन्य बसाहट वाले गांवों की ग्राम सभाओं में हुई, जहां आदिवासी समुदाय का जंगलों पर कोई अधिकार नहीं है। तो ये सबसे बड़ी खामी है। जिन लोगों का जंगलों पर कोई अधिकार ही नहीं है, उनके बीच वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया कराई गई, जबकि इन जंगलों के असली हकदार। ये ऐसा है जैसे एफआरए की प्रक्रिया दिल्ली में कर दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे छत्तीसगढ़ या झारखंड में करने के बजाय दिल्ली में कर दी जाए। और हम जैसे गैर आदिवासी लोग आदिवासियों की तरफ से जवाब दें, इसका कोई मतलब नहीं बनता। बिल्कुल। तो दूसरी समस्या ये है कि सिर्फ एक व्यक्ति को आदिवासी समिति का प्रतिनिधि बनाकर पूरे आदिवासी समुदाय की ओर से निर्णय लेना भी गलत है। इसके लिए तय नियम और मानक हैं कि कितने लोगों की उपस्थिति आवश्यक होती है। कोई एक व्यक्ति किसी और की जमीन के हस्तांतरण पर अकेले हस्ताक्षर नहीं कर सकता। 2018 में नीति आयोग के तहत एक उपसमिति बनाई गई थी जिसका मैं भी हिस्सा था। हमारा उद्देश्य ये जानना और रिपोर्ट करना था कि जमीन पर आदिवासी समुदायों की प्रतिक्रिया क्या थी और इस पूरी परियोजना को लेकर उनकी क्या राय थी। और ये बिल्कुल साफ था कि बसाहट वाले समुदाय विकास चाहते थे और आज भी चाहते हैं, जबकि निकोबारी समुदाय साफ तौर पर कह रहा था कि वे अपनी जमीन और गांवों में पर्यटन नहीं चाहते, वे शांति से अपना जीवन जीना चाहते थे। सबसे महत्वपूर्ण थे शॉम्पन। जिन लोगों का हमने इंटरव्यू लिया उनकी बातें कैमरा पर रिकॉर्ड की गई। किनार में सफाई करोगे? हाँ। किनारे में सफाई करके इधर बना होता है। और ये इधर नहीं। दिक्कत बिल्कुल चढ़ना। तो ये बोलता है जंगल सफाई करने से इधर करो, नाली के वो समुद्र किनारे में कर दो। हम लोग का पहाड़ में चढ़ना नहीं, टिकरी बिल्कुल चढ़ना नहीं। शॉम्पन में महिलाएं और पुरुष दोनों थे। एक बुजुर्ग महिला और एक व्यक्ति ने कहा, हमारे जंगलों में मत आइए, ये जंगल हमारे हैं, इन्हीं से बच्चों का पालन होता है। पर उनकी आवाज़ न सुनी गई, न उसका सम्मान हुआ, किया गया। हमें मूंगों के विनाश के बारे में थोड़ा बताइए। और ये जो अचानक कहा गया कि वहां मूंगे मौजूद ही नहीं है, मुझे नक्शे दिखाए गए, मूंगों के पुराने नक्शे और फिर नए नक्शे दिखाए गए, जहां नए नक्शे में अचानक मूंगे गायब हो गई। ये सच है कि अगर आप 2020 और 2021 के नक्शों की तुलना करें तो उसमें मूंगे गायब हो गए हैं, जो निश्चित रूप से गंभीर सवाल खड़े करता है।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चट्टानें सीमांत चट्टानें हैं, लेकिन आधिकारिक दस्तावेजों में जो नक्शा बदला गया है, इन्हें एटॉल चट्टान बताया गया है, जो सही नहीं है। ये पूरी तरह से सीमांत चट्टानें हैं। ये 1 फुट की गहराई से शुरू होकर लगभग 25 मीटर तक जाती हैं और इन्हें बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, क्योंकि इनके जीव प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करते हैं। इसीलिए ये 25 मीटर तक बढ़ जाते हैं। इसलिए ये हर जगह पाए जाते हैं। निश्चित तौर पर नुकसान देखें तो अगर ये परियोजना आगे बढ़ती है तो मूंगों को भारी नुकसान होगा। एक और बात यह है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में मूंगे को अनुसूची 1 में रखा गया है, जिसका मतलब है कि उन्हें बाघ जितनी कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। तो निकोबार के मूंगों को नष्ट करना ऐसा है जैसे भारत में सैकड़ों बाघों को मार दिया जाए। ये एक जैसा है ना? बिल्कुल वही बात है। ये भारत की एक बेहद मूल्यवान जैविक संपदा को नष्ट करने जैसा है और ये मूल रूप से किसी प्रजाति को नष्ट करने के समान है। मूंगे की चट्टानें अनेक प्रकार के जीवों का घर हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती, इसलिए इनके साथ जुड़ी पूरी जैव विविधता प्रभावित होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात वो ये है कि मूंगे की चट्टानें जब इनकी बात करते हैं तो ये आवाज देते हैं, वे मत्स्य विविधता बढ़ाते हैं, ये सब तो है ही, साथ ही बड़ी मात्रा में कार्बन को अवशोषित करते हैं। बिल्कुल, यानी वे बड़े कार्बन सिंक हैं। इस दृष्टिकोण से भी वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जब भी कोई मुझसे कहता है कि वो छुट्टियां मनाने गया था, समुद्र किनारे गया था, तो मैं हमेशा उससे कहता हूं, नहीं 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 नहीं, तुमने वास्तव में समुद्र देखा ही नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि जब मैं लगभग 16 साल का था तब मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह गया था और पहली बार मैंने ऐसा समुद्र देखा जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पूरी तरह नीला, साफ और पारदर्शी पानी। आप 50, 60, 70 फीट नीचे तक समुद्र की तह देख सकते थे। कई वर्षों तक मेरे लिए वही असली समुद्र था। हम डाइविंग के लिए बैरन द्वीप गए, जो बिल्कुल शानदार अनुभव था। मेरा मानना है ये थोड़ी एडवांस्ड और चुनौतीपूर्ण जीवन शैली है और मुझे पता चला कि आप एडवांस डाइवर हैं। मैं एक डाइव मास्टर हूँ। अच्छा, मैं कॉलेज में डाइव मास्टर बना था। मुझे डाइविंग 2-3 कारणों से बहुत पसंद आई। पहला कारण ये तकनीकी है। अगर आप अनुभवी डाइवर हैं तो आप अक्सर जोखिम की सीमा पर डाइव करते हैं। आप खतरे के काफ़ी करीब होते हैं। मुझे इसका ये पहलू पसंद है। ये किसी दूसरी दुनिया जैसा है। मछलियाँ अपनी ही दुनिया में रहती हैं। हर एक का अपना अलग संसार है। वे आपस में लड़ती हैं, एक दूसरे से भागती हैं और दोस्ती भी करती हैं। ये पूरी तरह अलग दुनिया है और बेहद खूबसूरत दुनिया है। असल में जिसने भी इसे अपनी आंखों से देखा है, इसका दीवाना हो जाता है। मेरे लिए तैरना, डाइविंग करना या फ्री डाइविंग करना अपने मूल की ओर लौटने जैसा है और अपनी असली प्रकृति में सहज होने जैसा। मैं जंगलों, जानवरों और प्रकृति को भी इसी तरह देखता हूँ। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमसे अलग हो, ये हमारा ही हिस्सा है। मैंने ये बात आदिवासियों से सीखी। एक दिन मैं कुछ आदिवासी लोगों से बात कर रहा था और मैंने उनसे पूछा, पेड़ों के काटे जाने पर आप इतने ज़्यादा दुखी क्यों हो रहे हैं? तब एक आदिवासी महिला ने मुझसे कहा, आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब वे पेड़ काटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे हमें काट रहे हो, जैसे कि वो मेरा अपना पेट काट रहे हो। और यही असल सच्चाई है, क्योंकि लोग ये नहीं समझते कि जब आप पेड़ काटते हैं, जब आप जानवरों को मारते हैं, तो वास्तव में आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं।
हो सकता है कि इसके परिणाम तुरंत दिखाई न दें, लेकिन इसके असर ज़रूर दिखाई देंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद। निश्चित रूप से आपके बच्चे और उनकी अगली पीढ़ियां इसके दुष्परिणाम देखेंगे। हमारे दर्शन में पश्चिमी सोच के विपरीत आप समुद्र को सुन सकते हैं, आप समुद्र से बात कर सकते हैं। पश्चिमी सोच में समुद्र सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए है, जिसका इस्तेमाल किया जाए, जिस पर विजय पाई जाए। लेकिन हमारी सोच में आप स्वयं समुद्र हैं।